नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है खेलों में बच्चे तथा महिलाएँ। मतलब बच्चों और महिलाओं के लिए अ, पुल्लिंग के लिए नहीं, यहाँ पे हम बात स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं। मतलब कि महिलाओं के लिए, लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए और बच्चों के लिए। इन्हें कौन-कौन से प्रकार के खेल करवाने चाहिए और कौन-कौन से प्रकार के खेल से महिलाएं एवं बच्चे स्वस्थ रहते हैं और किन-किन क्रियाकलापों के माध्यम से इन्हें ये सारे खेल करवाने चाहिए। तो आज हम आप सभी को चैप्टर 5 में जो क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन है, इसमें इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके सबसे पहले पॉइंट से। सबसे पहला पॉइंट हमारा कहता है गामक विकास का अर्थ क्या है? गामक विकास क्या होता है? एडोल्फ वेज और मैरिन के अनुसार जो है वो गामक विकास के मतलब को समझाया गया है। तो एक बार उसे जान लेते हैं कि गामक विकास का अर्थ है शिशुओं द्वारा अपनी शारीरिक गतियों को नियंत्रित करने की क्षमता। जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने शरीर को बैलेंस करने की क्षमता को हम गामक विकास कहते हैं। यह शिशु के सहज रूप से हाथ हिलाने अथवा पैर मारने से प्रारंभ होकर उनके चलने फिरने एवं जटिल खेल कूद उनके कौशल को नियंत्रित करना और उनको अनुकूल बनाना ही जो है वो गामक विकास के अर्थ के रूप में जाना जाता है। गामक विकास जो है वो शिशुओं की अस्थियों अर्थात उनकी हड्डियों, मांसपेशियों के विकास के कारण उसकी शारीरिक गतिविधियों को करने की क्षमता गामक विकास कहलाता है। गामक विकास का शाब्दिक अर्थ जो है वो है कि गामक विकास जो है वो गति संबंधी विकास है। मतलब कि स्पीड, गति स्पीड संबंधी प्रोसेस है। अर्थात गामक विकास का तात्पर्य जन्म से मृत्यु तक विभिन्न गतियों के विकास से होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ था। तो इस पूरे स्लाइड में हमने गामक विकास के बारे में जाना कि एडोल्फ ने क्या कहा है, मेरिन ने क्या कहा है, गामक विकास होता क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है बच्चों में गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं। एक जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें गामक विकास को किस प्रकार से कौन-कौन सी चीजें जो हैं वो रोकती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो है कि वंशानुक्रम तथा अनुवांशिक कारक। तो इसमें क्या होता है, अनुवांशिक कारण या वंशानुगत जो होते हैं उसमें क्या होता है, बच्चों का गामन विकास जो है, बच्चों का जो गामक विकास अथवा योग्यता है वो काफी हद तक उन जीन्स के ऊपर निर्भर करता है जो उनके माता पिता से जन्मजात ही प्राप्त हो जाते हैं। जो उनके माता पिता से प्राप्त होते हैं ना उसे हम अनुवांशिक प्रभाव के अंतर्गत जानते हैं। यह कारक क्या होता है, बच्चों के शारीरिक भार, उनके आकार, उनकी शक्ति आदि को काफी हद तक प्रभावित करता है। अब एक बार साधारण शब्दों में समझ लें कि वंशानुक्रम क्या होता है। एक पूर्वज से दूसरे बच्चों में आगे के चलते हुए लोगों में जो चीजें आती जाती है उसे हम वंशानुक्रम कहते हैं। दूसरा कारक जो है वो कहता है वातावरण संबंधी कारक। इसमें क्या होता है, पारिवारिक वातावरण तथा सामाजिक कारक बच्चों के गामन विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि उचित प्रोत्साहन, प्रेम तथा सुरक्षा की भावना, बच्चों को जोखिम उठाने तथा पर्यावरण के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो पर्यावरण संबंधी भी कारक जो है वो बच्चों के विकास मतलब गामक विकास को प्रभावित करने में कई बार देखा जाता है कि यह भी प्रमुख कारक के रूप में जाना जाता है। तीसरा पॉइंट जो है वो है पोषण। किसी भी व्यक्ति का संवेदी गामक विकास जो है वो उसके पोषण पर निर्भर करता है, उसके खान पान पर निर्भर करता है, उसके संतुलित आहार पर निर्भर करता है। इसीलिए पौष्टिक आहार अच्छे गामक विकास के लिए आवश्यक होता है। पौष्टिक आहार से बच्चे शक्तिशाली बनते हैं तथा उनका गामक विकास तेजी से होता है। तो यहाँ पे पोषण भी एक कारक के रूप में जाना जाता है।
अगला स्लाइड हमारा कहता है शारीरिक क्रियाकलाप। अब ये क्या है, तो वे बच्चे जो अपनी शारीरिक योग्यता के अनुरूप नियमित शारीरिक क्रियाकलाप नहीं करते, उनका गामक विकास धीमा हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा अवसर के बारे में है। जिन बच्चों को शारीरिक क्रियाकलापों के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, उनका संवेदी गामक विकास भी बेहतर होता है। मतलब अगर बच्चे बहुत ज्यादा खेल कूद इत्यादियों में संलग्न हो रहे हैं, तो उनका गामक विकास भी बहुत तेजी से होता है और ज्यादा होता है। बेहतर संवेदी गामक विकास के कारण बच्चों का गामक विकास भी बेहतर होता है। यदि बच्चों को समुचित अवसर प्रदान नहीं किए जाते, तो उन बच्चों में गामक विकास की दर धीमी हो सकती है, मतलब बहुत कम हो सकती है या फिर रुक जाती है। यहीं पे अब हम शारीरिक अक्षमता के बारे में बात कर ले, तो यदि किसी बच्चों में दृष्टि या श्रवण संबंधी दोष है, मतलब देखने में दिक्कत है या सुनने में दिक्कत है, तो ऐसे बच्चे के गामक विकास की दर अन्य समान बच्चों की अपेक्षा धीमी हो जाती है, रुक जाती है। जबकि यदि बच्चों में किसी भी प्रकार से संवेदी दुर्बलता नहीं हो, तो उसका गामक विकास जो है वो बेहतर तरीके से होता है। तो ये शारीरिक अक्षमता के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है मुद्रा दोष और मुद्रा विकार। यदि किसी बच्चे को कोई आसन संबंधी विकृति, जैसे कि रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, आसन संबंधी का मतलब होता है व्यायाम संबंधी विकार, बीमारी, जिसमें रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, चपटे हुए पैर, घुटनों का आपस में टकराना, मुड़ी हुई टांगे इत्यादि की समस्या हो, तो ऐसे बच्चों का गामक विकास बाधित होता है, अर्थात रुक जाता है, इनका विकास नहीं होता है। मोटापा भी एक कारक है। अक्सर देखा गया है अधिक शारीरिक भार या मोटे बच्चे गामक विकास संबंधी क्रियाकलापों में अधिक रुचि नहीं लेते हैं, जिसके कारण उनका गामक विकास अत्यधिक धीमी गति से होता है। मोटापा एक ऐसा कारण है जिससे बच्चों का गामक विकास जो है वो नहीं हो पाता है, रुक जाता है और बच्चों की अपेक्षा धीरे धीरे होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है आयु और परिपक्वता। तो गामक विकास रातों रात किसी बच्चे के अंदर नहीं होता। इस प्रकार के विकास जो है वो आयु में वृद्धि के अनुरूप होता है। जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है, उनके अंदर ये विकास होता जाता है, धीरे धीरे नियमित क्रम से होता है। बाल्यावस्था का जो अंतिम चरण तथा किशोरावस्था का जो शुरुआती चरण होता है, ग्रहण किए गए प्रभावों को दृढ़ करने का समय होता है, मजबूत करने का समय होता है। इसी कारण बाल्यावस्था के अंतिम चरण के अंत तक वृद्धि और गामक विकास धीमा हो जाता है, धीरे धीरे होता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है संवेदी क्षतियां। गामक विकास में संवेदी क्षतियां अवरोधक की भूमिका भी अदा करती है, रुकावट की भूमिका भी अदा करती है। यदि किसी बालक में दृष्टि दोष, अर्थात नजर से दिखना कम हो जाए या फिर वो अंधा हो, तो उसको दूसरे लोग के अनुसरण ठीक प्रकार से नहीं कर सकता है। इस प्रकार के श्रव्य दोष भी गामक विकास में रुकावट उत्पन्न करता है। यदि कोई बच्चा इन प्रकार के दोषों के विकार से जूझ रहा है, तो वो ठीक से दूसरे लोगों का अनुसरण नहीं कर पाता है, तो ये संवेदी क्षतियों के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है वृद्धि तथा विकास की विभिन्न अवस्थाएं। वृद्धि जो है और विकास की जो अलग अलग अवस्थाएं हैं उसके बारे में जान लीजिए। ये हमने होम साइंस में भी पढ़ा था कि सहसावस्था क्या है, प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या है, मध्य बाल्यावस्था क्या है। एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। जो सहसावस्था है वो 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों की आयु को कहते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो हम 2 से 6 वर्ष के बच्चों की आयु को कहते हैं। मध्य बाल्यावस्था 7 से 10 वर्ष के बच्चों की आयु को कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था 11 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों को कहते हैं। और किशोरावस्था जो होता है वो 13 से 19 वर्ष के बच्चों को कहते हैं। और प्रौढ़ावस्था जो होता है वो 19 से 60 वर्ष के बच्चों को कहा जाता है। इसके बाद जो वृद्धावस्था होता है वो 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये वृद्धि तथा विकास के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में था कि किस आयु वर्ग के लोगों को किस प्रकार की अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम सबसे पहले सहसावस्था जो 2 से 2 नीचे वर्ष के बच्चे होते हैं, मतलब 0 से 2 वर्ष के होते हैं, उनके लिए किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं सिर नियंत्रित करने की, बैठने तथा घुटने के बल चलने की प्रक्रिया को विकसित करने के व्यायाम। हाथ तथा पैरों को गतिमान करना, आगे बढ़ाना, पीछे खींचना तथा वस्तु तक पहुंचने का व्यायाम।
ये सब सहसावस्था के दौरान होता है। फेंकने, पकड़ने, बॉल को मारने के व्यायाम, ये सारी चीजें जो है वो 2 वर्ष से नीचे तक के बच्चों को करवाया जाता है या खुद भी वो करते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो 3 से 7 वर्ष के आयु के बच्चे के अंतर्गत होती है। इसमें गतिशील कौशल होता है, मतलब मूवमेंट स्किल्स को विकसित करने की क्षमता वाले व्यायाम होते हैं। सहभागिता पर जोर देना, जीत पर नहीं, किसी भी चीज पे जीत पर नहीं, मतलब आपस में एक दूसरे से मिलके कोई काम करना। सूक्ष्म गामक विकास संबंधित व्यायाम करना, कम से कम 1 घंटे तक मध्यम दर्जे के व्यायाम करना। मनोरंजक तथा सुखद विधियों द्वारा शारीरिक क्रियाएं करना। साफ और सुरक्षित वातावरण रखना। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था है कि खेलों में बच्चे तथा महिलाएं, मतलब बच्चे के लिए कौन कौन से खेल हैं, कौन कौन से व्यायाम हैं, महिलाओं के लिए कौन कौन से खेल हैं, कौन कौन से व्यायाम हैं। तो यहाँ पे हमने सहसावस्था के दौरान होने वाले व्यायाम और खेल कूद के बारे में देखा। अब हम प्रारंभिक बाल्यावस्था को भी देख रखे हैं कि 3 से 7 वर्ष के आयु के बच्चे के अंदर किस किस प्रकार का मूवमेंट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मध्य बाल्यावस्था के बारे में, जिसकी उम्र 7 से 10 वर्ष तक होता है। तो इसमें पहला पॉइंट है शारीरिक व्यायाम विकास करता है। अगर शरीर व्यायाम करता है, दौड़ता है, एक्सरसाइज करता है, तो इससे विकास होता है। बच्चे क्रियाशील होते हैं, स्फूर्तिमान होते हैं, मतलब फुर्तीला होता है बच्चा, किसी भी काम को करने के लिए ललक होता है उसके अंतर्गत। अब है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की इच्छा। बच्चों में प्रतिस्पर्धा की इच्छा, मतलब किसी भी खेल कूद में प्रतिस्पर्धा करना, कंपटीशन करने की इच्छा इससे जागती है। अगला पॉइंट है अच्छा संतुलन तथा समन्वय का विकास होता है। मुख्य खेल गतिविधियों का भी विकास होता है। तो ये सब कब होता है? ये सब मध्य बाल्य अवस्था के अंतर्गत आता है, जब 7 से 10 वर्ष के आयु के बच्चे इस तरह के कार्यक्रमों में अपना भाग लेते हैं, तो उनका शरीर फुर्तीला होता है, वो क्रियाशील होते हैं, उनका शारीरिक विकास होता है। तो बहुत सारे फायदे इसके दौरान इनको देखने को मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर बाल्यावस्था, जो 8 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के अंतर्गत होता है। तो शरीर नियंत्रित करने, शक्ति तथा समन्वय को विकसित करने के लिए व्यायाम किया जाता है। खेल के मूलभूत नियम सिखाना, जैसे निष्पक्ष खेल, किसी भी प्रकार की बेईमानी ना हो, साधारण रणनीतियां होनी चाहिए, खेल प्रशिक्षण की अवधारणा का परिचय होना चाहिए। अगला पॉइंट हमारा है किशोरावस्था, जिसकी आयु 13 से 19 वर्ष तक मानी जाती है। इसमें क्या होता है? फुर्तीला, सघनता वाली शारीरिक क्रियाएं होती है। प्रतिदिन 60 मिनट से कई घंटे तक व्यायाम होता है। लोग इस उम्र में आते आते अपने बॉडी को बनाना, संतुलित करना, बॉडी बिल्डिंग करना, ये सारी चीजें उनके अंदर आकांक्षाएं जग जाती है। मांसपेशीय शक्ति बढ़ाने वाली क्रियाएं कम से कम सप्ताह में 3 बार होनी चाहिए। दौड़ना, तैराकी आदि क्रियाएं सहन शक्ति बढ़ाने के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो ये किशोरावस्था के दौरान होने वाले कुछ खेलकूद और व्यायाम के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है प्रौढ़ावस्था, 19 से 60 वर्ष तक नियमित व्यायाम जो है वो बीमारी जैसे कि मोटापा, उच्च रक्तचाप जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, हार्ट संबंधित रोग, शुगर मतलब कि मधुमेह इत्यादि के खतरे को क्या करता है? कम करता है, रोकता है। यदि आप प्रतिदिन एक्सरसाइज करते हैं तो उपयुक्त शारीरिक वजन बना रहता है। जिस आयु में आप हैं उस हिसाब से आपका शरीर संतुलित रहेगा। अपने दैनिक कार्यों को बिना थके किया जा सकता है। यदि आप एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं तो आप अपने प्रतिदिन के कार्यों को बिना थके हारे कर सकते हैं, और आपके आत्मसम्मान में भी वृद्धि होती है प्रौढ़ावस्था में, जो 19 से 60 वर्ष तक के आयु के अंतर्गत देखा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वृद्धावस्था के बारे में, अर्थात 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को सप्ताह में कम से कम 5 दिन मध्यम प्रबलता की क्रियाएं जैसे कि चलना, हल्के हल्के कूदना इत्यादि लगभग 45 से 60 मिनट तक जरूर करना चाहिए। इन क्रियाओं को 10-10 मिनट की अवधि में उनको करना चाहिए। जो बुजुर्ग प्रौढ़ावस्था से ही अधिक सक्रिय हैं उन्हें लगभग 30 मिनट तक अधिक प्रबलता वाली क्रियाएं मध्यम प्रबलता वाली क्रियाओं के साथ मिलाकर जरूर करना चाहिए, जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना, दौड़ना, भागना, व्यायाम करना
इत्यादि। ये वृद्धावस्था के दौरान होने वाले कुछ खेलकूद और व्यायाम के बारे में था। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों पर शारीरिक व्यायाम के लाभ। बच्चों में शारीरिक व्यायाम मतलब एक्सरसाइज करने के कौन कौन से लाभ देखे जाते हैं। तो सबसे पहला है शारीरिक स्वास्थ्य और शक्ति, मानसिक स्वास्थ्य बढ़ता है, भावनात्मक अस्तित्व बढ़ता है, सामाजिक प्रवीणता बढ़ती है, प्रेरणात्मक व्यक्तित्व बढ़ता है, हृदय को मजबूती प्राप्त होता है, मधुमेह पर नियंत्रण हो पाता है, नियमित रक्तचाप होता है, ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और कोलेस्ट्रॉल स्तर का कम होना भी शुरू हो जाता है। यदि बच्चे शारीरिक व्यायाम, खेल कूद, एक्टिविटी वगैरह में ऐसे शामिल होते हैं तो इन तमाम फायदों को उनके शरीर के अंतर्गत देखा जाता है। अगले टॉपिक में अगला टॉपिक हमारा कहता है आसन से संबंधित विकृतियां क्या है। इसमें सबसे पहली विकृति जो है वो पीछे की ओर कुबर है, चपटे पैर होते हैं, तीसरा है धनुषाकार टांगे, चौथा है घुटनों का टकराना, पांचवा है रीढ़ की हड्डी का एक ओर झुक जाना, अगला है गोल कंधे होना और उसके अगले में है आगे की ओर कुबर निकल जाना। तो आसन से संबंधित विकृतियों अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, हालांकि यह काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स है तो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना तो है। अगर आपसे पूछा जाता है तो इन सारी पॉइंट्सों को आपको सही तरीके से बताना है कि आसन से संबंधित विकृतियां जो है, बीमारियां जो हैं वो कौन कौन सी है। अब हम सबसे पहले पॉइंट से डील करना शुरू कर देते हैं, पीछे की ओर कुबर के लक्षण क्या है। तो स्कैपुला के बीच क्या होता है, दूरी बढ़ जाती है, डिस्टेंस बढ़ जाता है, कंधे आगे की ओर झुक जाते हैं, छाती की जो मांसपेशियां होती है ना उसकी लंबाई छोटी हो जाती है, छाती की मांसपेशियों की लंबाई छोटी हो जाती है। अगला पॉइंट हमारा कहता है गर्दन आगे की ओर झुक जाता है। इसके आगे कहता है पूरा शरीर आगे की ओर झुका झुका सा प्रतीत होता है, लोग झुक झुक के चलना शुरू कर देते हैं और इससे व्यक्ति का, जिस व्यक्ति को कुबर जैसी समस्या उत्पन्न हो रही है उसका शरीर का संतुलन पूरा खराब हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा कहता है पीछे की ओर कुबर के लिए सुधारात्मक व्यायाम क्या है। अगर पीछे की ओर कुबर निकल गया है, अगर यह विकार व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो गया है तो उसके लिए कौन कौन से व्यायाम करके उसे सुधारा जा सकता है। तो देखिए कुबर पीछे को अगर उपचार करने के लिए हमें उन व्यायामों को प्रयोग करना चाहिए जिनको करने से हमारी छाती की मांसपेशियों की लंबाई में वृद्धि हो, थॉरिक क्षेत्र में मतलब जो होता है मांसपेशी की शक्ति उसमें वृद्धि हो, जैसे कि चक्रासन है, भुजंगासन है, धनुरासन है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि चक्रासन कैसे किया जाता है, भुजंगासन कैसे किया जाता है, धनुरासन कैसे किया जाता है। तो इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बता रखा है कि चक्रासन, भुजंगासन और धनुरासन कैसे किया जाता है। यदि आपने पहले के चैप्टर्स वाले वीडियो को नहीं देखा तो जरूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगला टॉपिक हमारा कहता है घुटनों के आपस में टकराने के लक्षण। तो देखिए खड़े रहने की स्थिति में दोनों घुटने आपस में स्पर्श करने लगते हैं, मोटापा बढ़ने लगता है, विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो ये लक्षण क्या क्या है इन्हें भी आप जरूर याद रखिए, क्योंकि जब आप इन बीमारियों के लक्षणों के बारे में याद रखोगे तो उपचार आप आसानी से एग्जाम में लिख सकते हो। रिकेट्स नामक रोग के कारण और कुपोषण के कारण भी घुटनों का आपस में टकराना शुरू हो जाता है। लंबे समय तक अगर भारी बोझ उठा रहे हैं, बहुत वजनी बोझ उठा के आप सर के ऊपर या कंधों के ऊपर चल रहे हैं तो इससे भी जो है वो घुटने टकराने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं घुटनों के आपस में टकराने के उपाय क्या क्या, इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो सबसे पहले तो है कि आपको घुड़सवारी करना चाहिए। अगर आप घुड़सवारी करते हैं तो धीरे धीरे आपके घुटने टकराने की समस्या जो है वो समाप्त हो जाएगी। फुटबॉल खेलने में आपको साइड किक करना पड़ेगा। साइड किक अगर मारते हैं लगातार और प्रतिदिन अगर लंबे समय तक आप साइड किक करते हैं तो आपके घुटने के आपस में टकराने की समस्या समाप्त हो जाएगी। पद्मासन करना, एक्सरसाइज करने से भी आप इन समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। दोनों घुटनों के बीच तकिया लगाकर खड़े होना, इससे आपके घुटने के आपस में टकराने का, सटने की समस्या जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पैर को सीधा रखकर उसे उठाना, ये अगर आप लगातार करते हैं तो ये भी एक प्रकार का व्यायाम है, एक्सरसाइज है, जिसके माध्यम से आप अपने दोनों घुटनों को आपस में टकराने से रोक सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा कहता है चपटे पैरों के लक्षण। तो देखिए चलते समय तथा खड़े होते समय पैर जो है उसके मध्य भाग में दर्द होना, तो ये सारी चीजें जो है वो चपटे पैर के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। पैर की लंबी चाप का खत्म हो जाना, पैरों को गीला करके यदि फर्श पर रखा जाए तो पूरे पैर का निशान
देखा जा सकता है। तो ये चपटे पैरों के लक्षण के अंतर्गत आता है। इसके उपाय के बारे में जान लेते हैं। पहले इसके कारण को देख लीजिए, चपटे पैरों का कारण क्या है? तो मांसपेशियों तथा हड्डियों की कमजोर होने के कारण, अधिक भार होने के कारण, ओवरवेट, मोटापा, मोटापा भी है तीसरे नंबर पे, लंबे समय तक भारी बोझ उठाने के कारण, चोट लगने के कारण, कुपोषण होने के कारण, खराब जूते पहनने के कारण चपटे पैर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब हम चपटे पैर के सुधारने के उपाय के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा सुधारात्मक। पैर के माध्यम से लिखने की क्रिया से आप इसको सुधार सकते हैं। रेत पर चलना, दौड़ना, पंजों पर कूदना, उचित प्रकार के जूते पहनना, जमीन पर गिरे हुए छोटे पत्थरों और टुकड़ों पर पैर से उठाना, पंजों पर चलना, तरासन करना, वज्रासन करना। तो ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जो चपटे पैरों के रोग में सुधारात्मक उपाय के रूप में जाने जाते हैं। इसमें अब हम स्कॉटलियोसिस के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। एक कंधा ऊंचा तथा एक कंधा नीचे हो जाता है। पुष्पा राज फिल्म में आपने देखा होगा, पुष्पा राज में जो हीरो है उसका एक कंधा ऊंचा है और एक कंधा नीचा है। तो इसमें स्कॉलियोसिस के लक्षण है। अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसको कोई बीमारी वगैरह है, वो तो फिल्म में एक कलाकृति थी। लेकिन आपको मैं एग्जाम्पल के लिए बता दिया हूँ कि पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला जो डायलॉग है उसके ऊपर अगर आप हीरो को देखोगे तो उसका एक कंधा ऊपर है और एक कंधा नीचे है। एक कुल्ला ऊपर तथा एक कंधा नीचे हो जाता है। शरीर का वजन एक पैर पर ज्यादा तथा एक पैर पर कम हो जाता है। एक डांस भी आपने देखा होगा उस गाने में कि एक पैर का चप्पल उसका बार बार खुल जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि एक वजन जो है उसके एक तरफ ज्यादा होता है। शरीर सीधा ना होकर एक ओर झुका हुआ प्रतीत होता है। ये स्कॉलियोसिस के लक्षण के रूप में जाने जाते हैं। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कहता है भारत में महिलाओं की खेलों में भागीदारी के बारे में। देखिए, महिलाओं की भागीदारी का अर्थ है खेल के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी। भारत में सन 1952 में ओलंपिक खेलों में पहली बार भारतीय महिला ने भाग लिया था। सन 2000 में ओलंपिक में कर्णम मल्लेश्वरी जो भारोत्तोलन में मतलब कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला भी बनी थी। अगला स्लाइड हमारा कहता है खेलों में महिलाओं की कम भागीदारी होने के कारण। क्या क्या ऐसे कारण है कि खेलों में महिलाओं की भागीदारी जो होती है वो कम होती है? तो सबसे पहला तो हमारा है शारीरिक कारण। शारीरिक पुष्टि तथा क्षमता और सुयोग्यता में कमी होने के कारण जो है वो महिलाएं खेल में ज्यादातर भाग नहीं लेती है। दर्शकों की रुचि कम होना तथा कम प्रसारण होना। आपने देखा होगा कि पुरुष का क्रिकेट होता है तो स्टेडियम में भीड़ लग जाती है, मार होने लगता है, होटल नहीं मिलता है, प्रसारण पे ऐड दिस दैट सब होने लगता है। लेकिन महिलाएं खेलती है तो उसके लिए कोई प्रसारण नहीं है, कोई दर्शक के बीच में कोई शोर शराबा नहीं होता। महिलाएं प्रशंसकों की कम संख्या। वही विराट कोहली को देखिए ना, फैन फॉलोइंग कितना है, वो भी तो क्रिकेट ही खेलता है। बस उसकी फॉलोइंग इसलिए ज्यादा है क्योंकि वह पुरुष है। और हमारा भारत तो शुरुआत से ही पुरुष प्रधान रहा है, पुरुष को ज्यादा समझा जाता है। हम लाख चिल्ला चिल्ला के कह ले, हमारा संविधान कह ले कि नहीं सब समान है, नहीं ऐसा नहीं है। आज भी हमारी संस्कृति में, हमारी भारत की संस्कृति में पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है महिलाओं की अपेक्षा। कानून की कमी है महिलाओं के लिए, आत्मरक्षा की कमी है, उसकी सुरक्षा की कमी है, इसलिए भी महिलाएं नहीं जाती है क्योंकि उनके साथ उनका कोई छेड़छाड़ करता है, उनको परेशान करता है। कई बार ऐसे न्यूज सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के साथ कई बार शारीरिक छेड़छाड़ भी किया गया है। महिलाओं का भागीदारी लेना खेल में इसीलिए कम होता है। शिक्षा की भी कमी है, पढ़ी लिखी महिलाएं नहीं है, उनको नहीं पता है किस प्रकार से भागीदारी लेना है, किस प्रकार से खेलना है। इस कारण से भी वो इन तरह के भागीदारी में भाग नहीं लेती है। अगला पॉइंट इसी में है हमारा सामाजिक कारक। कानून की कमी, समय का अभाव, खेलों में पुरुष प्रधान संस्कृति का होना, अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में महिला खिलाड़ियों की कमी होना, समाज की अभिव्यक्ति और धारणाएं, संस्कृति कि नहीं उसकी बेटी देखो कैसे छोटे छोटे कपड़े पहन के खेल रही है, कैसे मर्दों के साथ खेल रही है। ये सोच, संस्कृति, धारणाओं के कारण जो है सामाजिक कारण बन जाता है कि महिलाएं खेलों में भागीदारी पुरुषों की अपेक्षा कम लेती है। अगला स्लाइड हमारा कहता है भारत में खेलों में महिलाओं की भागीदारी को सुधारने के सुझाव। किस किस प्रकार से, कौन कौन से कदम उठाने के बाद महिलाओं के भागीदारी को सुधारा जा सकता है? तो देखिए, महिलाओं को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरणा देना होगा, प्रेरित करना होगा, उनके परिवार और समाज के साथ सहयोग प्रदान करना होगा, महिलाओं के लिए शिविर लगाना होगा, सेमिनार करना होगा, कार्यशाला का आयोजन करना होगा, तब जाके महिलाएं जागृत होगी। ज्ञान अर्जित करना,
दूर संचार की भागीदारी को बढ़ाना होगा महिलाओं के लिए। प्राथमिक स्तर पर महिलाओं की भागीदारी और प्रशिक्षण करना होगा, उन्हें जानकारी देना होगा, उन्हें उस स्किल्स को सिखाना होगा, अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाना होगा। जैसे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर के लिए किया जाता है, वैसी ही सुविधाएं महिलाओं के लिए भी करवाना बहुत जरूरी माना जाता है। महिलाओं की सुरक्षा तथा संरक्षण का प्रबंधन करना, जैसे पुरुषों के लिए बॉडीगार्ड और पुलिस वालों की लाइन लग जाती है ना, वैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी वहां पे बॉडीगार्ड होनी चाहिए। खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध करवाना, जहां पे पुरुषों की प्रधानता है वहां पे महिलाओं को पीछे कर दिया जाता है, उनको भी प्रधानता देनी चाहिए, उनको भी प्रतियोगिता में मदद लेने में, प्रतियोगिता में हिस्सा लेने में अवसर प्रदान होना चाहिए। नई वैज्ञानिक तकनीक, सामान और शासन का प्रबंधन करना, खेलों में प्रतियोगिता के अवसर उपलब्ध करवाना, संतुलित एवं स्वस्थ भोजन का प्रबंध करवाना, अच्छे से प्रेरित छात्रवृत्ति और पुरस्कार देना, ये सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जिनके माध्यम से महिलाओं को प्रेरित किया जा सकता है ताकि वो खेलों में भाग ले सके। सांस्कृतिक एवं सामाजिक नकारात्मक पहलू को दूर करना, जो समाज का सोच है ना कि वो लड़की देखो कैसे खेल रही है, इसको दूर करना। आज लड़के और लड़की बराबर मात्रा में काम कर रहे हैं, सेना में कर रहे हैं, एयरफोर्स में कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं, बड़े बड़े पोस्ट पे, बहुत बड़े बड़े ओहदे पे साथ में काम कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट इसी में है, अभिवृत्ति और सामाजिक बाधाओं को ग्रामीण स्तर पर दूर करना। यही है कि समाज में होने वाले जो सामाजिक अवधारणाएं हैं उनको दूर करना जरूरी है। सामाजिक समताओं को बनाना, समानता होना चाहिए सभी में, समाज के अंदर आत्मविश्वास का विकास और वित्तीय सहायता प्राप्त होना चाहिए, पैसे से भी मदद होना चाहिए। नहीं तो लड़कियां कहाँ से कर पाएगी, अगर कोई गरीब परिवार से है तो वो कहाँ से इसमें हिस्सेदारी ले पाएगी। रोजगार और कैरियर की भी सुविधाएं उपलब्ध करवाना चाहिए। सरकारी नीतियों का निर्माण और उसे लागू करना भी बहुत जरूरी है महिलाओं के लिए। अगला पॉइंट हमारा कहता है ऋतु रोध तथा राजरोध के कारण महिलाएं शरीर में होने वाले लक्षण, जैसे ऋतु धर्म की अनुपस्थिति। यह विकार शरीर में विभिन्न परिस्थितियां जैसे असंतुलित भोजन, उच्च स्तरीय प्रशिक्षण, उच्च चिंता, लगातार दवाई के सेवन से होता है। असामान्य ऋतुधर्म लक्षण में क्या है, बहुत सी लड़कियों में लक्षण जैसे दर्द होना, कमर छाती में जलन होना, सिर दर्द होना, कब्ज होना, अवसाद होना, चिड़चिड़ापन, चिंता जैसी परिस्थिति भी बन जाती है। असामान्य शरीर में मांसपेशियों के संकुचन के बारे में देख लेते हैं। इसके कारण मांसपेशियों में इस रासायनिक तत्व बन जाते हैं जो बार बार मांसपेशियों में संकुचन विकसित करते हैं। तो ये जो है वो ऋतुरोध तथा राजरोध के कारण महिलाएं शरीर में होने वाले लक्षण के बारे में था। अगला पॉइंट हमारा कहता है लंबी अवधि तक गौण ऋतुस्राव। ऋतुरोध के कारण महिलाओं में लंबे समय तक गौण ऋतुस्राव, मासिक धर्मस्राव बढ़ जाता है, जिससे शरीर में तत्वों की कमी हो जाती है। इसके अलावा असामान्य मासिक धर्म भी इंपॉर्टेंट है। इसमें समान रूप से मासिक धर्म का समय 21 से 35वें दिनों का होता है, परंतु ऋतुरोध के कारण यह असामान्य हो जाता है, कभी भी कितने दिनों तक ये लगातार चलता रहता है। तो ये सारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे आपके फिजिकल एजुकेशन में, जो चैप्टर 5 के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस तरह से आपने देखा क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन चैप्टर 5 नोट्स इन हिंदी, जो खेल में बच्चों तथा महिलाओं के बारे में था, आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और ऑलरेडी चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के वीडियो आ चुके हैं। आज चैप्टर 5 भी कंप्लीट हो गया। टोटल 10 चैप्टर है। प्रतिदिन एक वीडियोस को मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।